नमस्कार। मैं हूं सुनील आलाखंडी, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने एक्शन रिप्ले पे। तो ये एक्शन रिप्ले उसी का है जो कई कुछ लोग दूसरे चैनलों पे समाचार देते हैं, उनका मैं विश्लेषण करता हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सुबह महाराष्ट्र के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, और तब ये समाचार थे कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे झुक गए हैं और वो एग्री कर गए हैं कि वो बीजेपी में कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा उसके साथ काम करेंगे, या फिर मसला कुछ सुलझा लिया गया है। कल वे सतारा से थे, सतारा से वापस आए और महाराष्ट्र में बॉम्बे में आके वो शायद बीमार भी पड़ गए, और बॉम्बे से आके वो थाने में चले गए जहाँ पे उनको उनके एक निजी डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं। ये ना मैं नहीं बोलना चाहिए कि एकनाथ शिंदे अभी भी कार्यकारी चीफ मिनिस्टर हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेड वही हैं। शिवसेना के इस नेता एकनाथ शिंदे ने एक सुबह सुबह क्लेम किया कि मैं तो एक कॉमन मैन हूं, और ये पार्टी कॉमन मैन है। मेरे लिए कॉमन मैन का मतलब चीफ मिनिस्टर का मतलब कॉमन मैन है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। और ये पार्टी जो जीत हुई है कॉमन मैन की है, और चूंकि मैं कॉमन मैन हूँ इसलिए मैं ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी उन्होंने अपना एक बार दावा फिर से ठोक दिया और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। वैसे बचपन में मैं आगाथा क्रिस्टी की कहानियां पढ़ता था, और उसमें तो कभी न कभी तो जो उसका रहस्य होता था वो खुलता था, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बारे में कोई रहस्य खुल ही नहीं पा रहा है। अब एक बार फिर से अजीत पवार को बॉम्बे से दिल्ली बुलाया गया है। शायद उनकी मीटिंग बीजेपी हाईकमांड में अमित शाह से ही होगी। वैसे नरेंद्र मोदी तो किसी से मिलते नहीं है, और एग्जीक्यूटिव तो जो बीजेपी का है, जाने के कार्यकारी जो चीफ है वो तो शायद अमित शाह ही है। तो उनसे मुलाकात होगी और आगे कुछ रास्ता खुलेगा। एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, वही जिद कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। तो उस समय तो बीजेपी की 104 सीटें थी और उद्धव ठाकरे की 56 सीटें थी। तो यानी उसके बिना उस बीजेपी किसी भी तरह सरकार नहीं बना सकती थी, और उस समय एनसीपी जैसा सपोर्ट भी उनके पास नहीं था। अगर आज भी 104 सीटें होती तो शायद शिंदे का ये दाव चल जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर दूसरे पिक्चर प्लेयर भी पिक्चर में आते होते। हो सकता है कि अजीत पवार उधर महाआघाड़ी की तरफ शिफ्ट कर जाते, वहां चीफ मिनिस्टरशिप का क्लेम करके। और क्योंकि उन दोनों पार्टियों को बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना था, तो वो शायद इनके इस ऑफर को स्वीकार भी कर लेते, या फिर उद्धव ठाकरे इधर आ जाते और वो चीफ मिनिस्टर बनने का क्लेम करते। तो कुछ भी हो सकता है। तो शिंदे ये ना समझे कि वो आज इस स्थिति में है कि वो सरकार में चीफ मिनिस्टर में, और बीजेपी को अपने टर्म डिक्टेट करने देंगे। वैसे भी बीजेपी आज इस स्थिति में है कि वो अपनी दम पे सरकार बना सकती है, और उस पर उनके पास सॉलिड अजीत पवार का समर्थन है। हालांकि इस उनकी 132 सीट है, शायद 10-12 सीट कम है उसमें। उन्होंने पांच तो निर्दलीय वगैरह से मैनेज कर सकते हैं, और शायद 12 जो एमएलए चुन के आए हैं शिवसेना के टिकट पर, शिंदे की शिवसेना के टिकट पर, वो बीजेपी के ही आदमी है। तो वो भी किसी समय शपथ लेने से पहले पारा बदल सकते हैं, या फिर वो रिजाइन कर सकते हैं, ताकि उनपे शायद एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे। अभी इसके बारे में मुझे विशेष मतलब मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि अगर शपथ लेने से पहले वो पार्टी चेंज करते हैं तो एंटी डिफेक्शन भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एकनाथ शिंदे अपने आप को उद्धव ठाकरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पहला सिग्नल तो उसने तब दिया था जब उन्होंने अपने पुत्र को के लिए श्रीकांत शिंदे के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मांगी थी। तो अ, एक जिसका खुद शिवसेना ने विरोध किया था। और अब ये मालूम नहीं, ये कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है, या शायद शायद एकनाथ शिंदे इसी बात का अवलोकन करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो जीत के आए हुए जो सदस्य विधानसभा के, वो उनके उसकी उनकी शिवसेना के वो उनके साथ हैं कि नहीं। हालांकि जब थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज सुन रहा था, उसमें था कि एक महात्रे करके जो कि थाने से शरद पवार के टिकट की पार्टी के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, 2024 में चुन के गए थे। उनकी लंबी मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस से, करीब आधा घंटे की। मात्र जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, अभी संसद का सत्र चल रहा, तो उन्हें वहां नहीं होना चाहिए, उन्हें तो दिल्ली में होना चाहिए, पर वो मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। तो काफी कुछ अभी भी चल रहा है। इसके बाद एक और है कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री
के लिए जो चयन किया, जो नेता चुनने की बात है, उसमें अब इस बदली हुई परिस्थितियों में देवेंद्र फडणवीस की महत्वता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ही ऐसे हैं जिन्होंने 2014 में किसी तरह सरकार बनाई, और उसके बाद 2019 में हारने के बाद जब उन्होंने दोनों पार्टियों को अपने से तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ लाए, और उसके बाद अजीत पवार को भी अपनी तरफ लाए, तो उनका अब शायद सब्स्टिट्यूट बीजेपी के पास नहीं है, और अगर बीजेपी को सरकार चलानी है तो उनको लगातार देवेंद्र फडणवीस को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। एक और बात थी कि शिंदे की एक डिमांड थी कि गृह मंत्रालय उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अब तक का सबसे शानदार गृह मंत्रालय फडणवीस ने चलाया था 2014 से 2019 के बाद, और उसके बाद में अब जब 2.5 साल की पुरानी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग भी उनके पास ही था। और उनका शायद शिंदे गृह विभाग इसलिए चाहते हैं कि वो बेसिकली है तो वही शिवसेना के, जो कि एक वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली जो शब्द का इजाद हुआ था वो शिवसेना ने ही किया था, तो वो हफ्ता वसूली पार्टी है, तो इसलिए वो शायद अपना गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। इससे पहले शरद पवार अपने साथ हमेशा उन्होंने गृह मंत्रालय रखा था, क्योंकि उनकी जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस थे, और वो गृह मंत्री होकर ही कुछ इफेक्टिवली उनको यूटिलाइज कर सकते थे। ऐसा ही अ, बाद में हुआ। बाद में जब अपना आपने देखा होगा कि जो 2.5 साल तक इनकी पार्टी चली, उसमें शरद पवार के पास गृह मंत्रालय था, उसके अनिल देशमुख के पास गृह मंत्रालय था, और 100 करोड़ की वसूली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। तो ये सब मिला के अब एक बार फिर से बीजेपी इस मोड पे आ गई है कि वो देवेंद्र फडणवीस फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाए, और शिवसेना में जो जो एकनाथ शिंदे हैं वो दूसरे उद्धव ठाकरे बनने के लिए तैयार हैं, और उनको शायद ये कहीं भूल गए हैं कि उन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी या और अमित शाह कंबाइन में इतनी ताकत है, जिन्होंने शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया और शिवसेना को तोड़ दिया, जबकि वो दोनों पावर में थे उस समय तोड़ दिया। तो फिर उनका तो उन वो तो इतने बड़े पॉलिटिशियन भी नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अब तक लगता नहीं था कि वो इस तरह की डिमांड करेंगे, पर वो अचानक कर बैठे, तो उनको ये सोचना शायद वो बीजेपी की ताकत, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह कंबाइन की ताकत को कम आंक कर ले रहे हैं। तो इसमें एक बात और उभर के आती है कि बहुत समय में सवाल पूछा गया था कि कई भाजपा समर्थित लोगों ने भी कहा था कि जब अच्छी खासी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चल रही थी तो अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी। तो उस समय डेफिनेटली कहीं ना कहीं खटका उनको बीजेपी को होगा कि या तो एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, और हो सकता है इस तरह का कुछ खेल वो करें। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों अजीत पवार को बीजेपी ने अपना अपने हाथ साथ लिया। अभी हालांकि ये जो उनकी कैलकुलेशन है, या जो मैं जो कह रहा हूँ कि क्यों अजीत पवार को लिया, ये भी गलत साबित हो सकता है। कल अजीत पवार कुछ खेला कर जाए तो कहानी फिर बदल सकती है, लेकिन अजीत पवार के खेल करने की आशंका थोड़ी कम ही है, क्योंकि उनके पास सीटें भी कम है, और वो दूसरी तरफ जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको एनसीपी पे अपना कंट्रोल करना है। अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर उनको अब एनसीपी को, उनकी जो एनसीपी है उनको अपने चाचा के हाथ में देनी पड़ेगी। तो देखिए आगे होता क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अब संभावना ये है कि 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ही 5 बजे आजाद मैदान पर शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर की, और गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे। और यदि कहीं से किसी ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी एकनाथ शिंदे को, तो वो उसका मन परिवर्तन हो जाए। लेकिन उन्होंने जो 2.5 साल में इज्जत कमाई थी, जब उन्होंने जब शिफ्ट होके हिंदुत्व के नाम पे जो वो बीजेपी शिवसेना से अलग हुए थे, उसमें पूरी धूल दूसरी तो हो गई है, और अब शायद उनके खुद के समर्थक भी इनको इतना सम्मान नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस एडिशन में। मेरा अनुरोध है कि विश्लेषण आपको, ये टॉक आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।